नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे जीएसटी पर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मनमोहन 2 गवर्नमेंट में ये प्रपोजल आया था, तब मैक्सिमम 18% जीएसटी का प्रोविज़न किया गया था। उस समय आज की सरकार जो विपक्ष में थी ने प्रबल तरीके से इस एक्ट का विरोध किया। व्यापारी तबाह हो जाएगा, व्यापार समाप्त हो जाएगा, लूट जाएगा, जिसके चलते ये एक्ट प्रभावी नहीं हो पाया। उसके बाद 2014 के चुनावों में मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट आई, ये जीएसटी आया और 18 की जगह मैक्सिमम 28% पे आया और हिंदुस्तान की जनता ने इसको स्वीकार किया। कारण कि उस समय जीएसटी प्रभावी नहीं था। उस समय एक सो कॉल्ड हिंदुत्व की रक्षा की बात सामने आई। विकास करेगा, जीएसटी से पैसा लाएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीज़ें चलती रही। परंतु मित्रों, एक बड़ा गंभीर विषय है कि जब से जीएसटी एक्ट लगा है, इसमें सैकड़ों की तादाद में संशोधन हुए। 1000 प्लस माइनस संशोधन इसमें आए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जीएसटी में वास्तव में जो एक्ट आया है, क्या वास्तव में इतनी खामियां थी? और यदि खामियां थी तो बनाने वालों ने बनाया क्या था जो इतने संशोधन करने पड़े? कमोबेश यही स्थिति हमारे भारत के संविधान की है। जितने संशोधन हुए उतने अनुच्छेदों के दुनिया के कई देशों के संविधान में हुए। तो ये अपूर्णता क्यों? जीएसटी से अगर हम बात करें, अगर जीएसटी लाना ही था, उस समय याद हो 2014 तक प्रबल विरोध था जीएसटी और आधार दोनों का। आधार के लिए इसी भाजपा सरकार का कहना होता था, साहब आधार में बेवजह करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, जनता के विकास का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। परंतु जब भाजपा सरकार आई तो उसने हर चीज आधार से लिंक कर दी। जब आपको लिंक ही करनी थी तो विरोध क्यों? आज कांग्रेस पे एक आरोप लगता है कि कांग्रेस विरोध के लिए विरोध की राजनीति करती है। निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस मुद्दों का विरोध नहीं करती है, विरोध का विरोध करती है। तो भाजपा क्या करती है? यदि आपको याद हो, ये विरोध का विरोध नहीं तो क्या था? अगर उसी आधार का जिसका आप विरोध कर रहे थे तो उसको क्यों आपने लागू किया? जिस जीएसटी का आप विरोध कर रहे थे उसको आपने क्यों लागू किया? और जो एक्ट लागू किया वो ऐसा लागू किया कि उसमें संशोधन पे संशोधन पे संशोधन हो रहे। इसका मतलब वो एक्ट कंप्लीट नहीं बना था। कमोबेश यही स्थितियां कुछ हमारी नीतियों की। हिंदुस्तान में जो नीतियां होती हैं वो जनता की आवश्यकता के अनुसार नहीं निर्धारित की जाती। हिंदुस्तान की नीतियां नीति आयोग के तथाकथित विद्वान, आर्थिक विद्वान, सामाजिक विद्वान, जो संभवतः व्यवहारिक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो ये सोच के निर्धारित करते हैं कि इन नीतियों से सरकार को वोट पाने में कितनी सहूलियत होगी। उदाहरणार्थ, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना अच्छी, निसंदेह प्रधानमंत्री की सोच पॉजिटिव है कि जिन घरों में आज भी लकड़ी और अन्य ईंधन के माध्यमों से भोजन पकाया जाता है, उनको गैस दे करके उन घर की महिलाओं को एक सहूलियत दी जाए। परंतु प्रश्न ये है कि जिन घरों को आप उज्ज्वला का कनेक्शन दे रहे हैं, क्या वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम है कि उसको रिफिल भी करवा सके? जहाँ तक जानकारी है कि मात्र 38 से 40% ही उज्ज्वला रिफिल हुई है। शेष की गैस आज भी, मतलब 60% या उससे प्लस सिलेंडर आज भी अनरिफिल्ड है।
तो ऐसे उज्ज्वला सिलेंडर बांटने का औचित्य क्या? मित्रों, याद हो विरोध का मामला, कांग्रेस शासन काल में अगर 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए भी गैस बढ़ती थी, तो आज की सरकार जो समय विपक्ष में थी, बैलगाड़ी पे प्रदर्शन, हाथ खींच करके ठेले पे प्रदर्शन, खाली बर्तन भांडे रख करके ये दर्शाया जाता था कि साहब जनता का शोषण हो रहा है, जनता मर जाएगी, 10 रुपए सिलेंडर बढ़ गया। तो आज नौबत क्या है? आज पूरी सब्सिडी खत्म है, 50-50, 100-100 रुपए एकदम से गैस में बढ़ रहे हैं। तब क्या नहीं समझ में आता है इस भाजपा सरकार को कि जनता कैसे जिएगी? निसंदेह आपको पैसा चाहिए सामरिक वस्तुएं खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और ये तभी बनेगा, तभी तैयार होगा जब आपके पास राजस्व की आमद परिपूर्ण हो। परंतु क्या राजस्व की आमद को बढ़ाने के लिए और इन चीज़ों को लाने के लिए क्या जनता का दोहन और जनता का उत्पीड़न उचित है? मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। मैं बार बार भाजपा के उस शीर्ष नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये 52 से 57% जो मध्यम वर्ग है, ये वो वर्ग है जिसके अगर 100 रुपये की बढ़त किसी वस्तु में होती है तो उसका मासिक बजट बिगड़ जाता है। और ये वही वर्ग है जो भाजपा का ठोस वोटर वर्ग है। ये वही वर्ग है जब भाजपा का झंडा कोई उठाने को तैयार नहीं था, तब इस वर्ग ने भाजपा का झंडा उठाया। तो ये एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ग आपसे अपेक्षित भी नहीं है, ये कुछ नहीं चाहता, ये केवल जीना चाहता है अपने परिवार के साथ। परंतु आपकी आर्थिक नीतियां जिस तरीके से दलन कर रही हैं इस मध्यम वर्ग का, वो कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है। आज कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम और उसके प्रति भाजपा की नीति, 74 साल में कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एंटी हिंदुज्म एक मूवमेंट रखा है और आज भी उस पर चल रही है। अभी हाल में ही ग्रेटा के ट्वीट के बाद जिस तरीके से सुर सामग्री सुश्री लता मंगेशकर जी का ट्वीट आया, भारत रत्न है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आया, अक्षय कुमार का ट्वीट आया, और उसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार ने उन ट्वीटों के जांच के आदेश दिए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में एक नकारात्मक संदेश लेके जाते हैं और इसका फायदा भाजपा उठाती है। तुरंत ये बात आम हो जाती है कि लीजिए साहब, देशभक्ति की बात कहने पर जांच कराई जा रही है। पर क्या देश की भक्ति इतने पे ही आधारित होती है कि आप केवल देश के लिए बोलें? क्या इन सरकारों को ये नहीं समझना चाहिए कि जब देश में जनता ही नहीं होगी तो शासन किस पर होगा? 28% का जीएसटी, कई बार ये मुद्दे उठे कि गवर्नमेंट को टैक्स क्वांटम कम करना चाहिए, अगर उसको बृहद स्तर पर अगर राजस्व चाहिए। आप 5-7% का टैक्स रखिए, देखिए टैक्स पेयर कितने बढ़ते। लेकिन हमारे जो नीति निर्धारित करने वाले जो व्यक्तित्व हैं, फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तथाकथित विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, व्यवहारिकता से दूर रहने वाले, जिन्होंने अपनी कुल जिंदगी जो है किताबों में जाया की है, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि अब की बार का बजट जो है 6.8% फिजिकल डेफिसिट पर गया? कैसे? जबकि इकोनॉमी का सिंपल फंडा है कि जब भी फिजिकल डेफिसिट 5% से बढ़ेगा वो इकोनॉमी क्रैश होगी। तब कहाँ गया इनका अर्थशास्त्र का ज्ञान? इन ज्ञानियों ने अगर टैक्स का क्वांटम कम रखते हुए अगर नीतियां और ऐसे एक्ट बनाए होते तो शायद आज भारत सरकार के पास राजस्व की कमी न होती, पैसे का रोना ना होता। अभी मैं कुछ दिन पूर्व अभी उत्तर प्रदेश शासन ने
एक नीति जारी करने का फरमान जारी किया है शराब को लेके कि आपको घर पे रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप चाहे 1 बोतल रखें चाहे 2 बोतल रखें। सवाल ये है कि क्या सरकार ये भूल गई कि जिस समय सरकार का राजस्व का खजाना खाली हो गया था कोरोना काल में, 3 दिन दुकानें खोल करके इसी लिक्विड मार्केट ने आपको सरवाइव किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लिक्विड पे टैक्स हटाएं, लेकिन जब वन टैक्स वन नेशन की बात होती है तो लिक्विड हुआ या पेट्रोल या उसके बाई प्रोडक्ट हुए तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर कैसे? क्या ये दोहरा स्वरूप नहीं है? और फिर अगर हम इतने बलशाली इतने सक्षमशाली हैं तो फिर राहुल की ये हिम्मत कैसे पड़ती है कहने की कि चीन हमारी ज़मीन ले गया? आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री कायर है। अगर हम इतने बलशाली हैं, इतना हमने असलहा बारूद और क्या कहते हैं आधुनिक हथियार खरीद रखे हैं, तो चीन और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हमसे दबते क्यों नहीं? आए दिन पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, आए दिन चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है प्रो चाइना है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मित्रों, समझने की बात है कि क्या हिंदुस्तान के संविधान में और क्या हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग के लिए या उनके बच्चों के लिए कोई भविष्य है? क्योंकि जिस देश में ऐसे एक्ट बनेंगे टैक्सेशन से रिलेवेंट, जिनमें सैकड़ों की तादाद में संशोधन किए जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी नीतियां किन के हाथों में खेल रही हैं। और ऐसे लोग जिनके बनाए में इतने संशोधन हो, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, ये भी एक गंभीर विचार का विषय है, शासन के लिए भी, पार्टियों के लिए भी और हिंदुस्तान की जनता के लिए भी। हम आप ऐसे ही विवाह के विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।